एक गरीब गांव, जहां एक तरफ जमींदार की हवेली है और दूसरी तरफ छोटे छोटे झोपड़े। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ है। भोला अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता है। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और उसे बेचकर अपना गुजारा करता है। माँ, आज मैं जंगल से सूखी लकड़ी ले आऊंगा, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। बेटा ध्यान से जाना, जंगल आजकल थोड़ा खतरनाक हो गया है। ठीक है माँ। भोला जंगल में लकड़ी ढूंढ रहा है। उसे एक अजीब चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे ये कैसा पेड़ है, ये तो चमक रहा है। वह पेड़ के पास जाता है। पेड़ से एक धीमी और रहस्यमय आवाज आती है। कौन हो तुम बच्चे? मैं भोला हूँ, मैं लकड़ी लेने आया था। तुम ईमानदार और मेहनती लगते हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इस पेड़ के नीचे तुम्हें हर सुबह एक सोने का फल मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस बारे में किसी को मत बताना और लालच मत करना। सच में? धन्यवाद पेड़ बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और लालच भी नहीं करूंगा। भोला घर लौटता है और अपनी माँ को सोने का फल दिखाता है। यह क्या है बेटा? यह तो सोने का लग रहा है। हाँ माँ, मुझे यह जंगल में एक जादुई पेड़ के नीचे मिला। जादुई पेड़ ने कहा कि हमें हर सुबह एक सोने का फल मिलेगा, लेकिन उसने किसी को बताने से मना किया है। सब भगवान की कृपा है। लेकिन बेटा, उस पेड़ की बात मानना और लालच मत करना। भोला और उसकी माँ को प्रतिदिन उस जादुई पेड़ से एक सोने का फल मिल जाता है और उसे बेचकर धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। और फिर एक दिन जमींदार बलवंत सिंह को भी इसकी खबर लग जाती है। बलवंत सिंह अपने नौकर से कहता है, सुना है वह गरीब लड़का भोला आजकल बहुत अमीर हो गया है। पता करो उसे ये सब कहाँ से मिल रहा है। जी मालिक। जमींदार बलवंत का नौकर छिपकर भोला का पीछा करता है और उसे जादुई पेड़ के बारे में पता चल जाता है। मालिक, मैंने देख लिया, जंगल में एक चमकता हुआ पेड़ है और भोला हर सुबह उसके नीचे से सोने का फल लेता है। सोने का फल? अब ये पेड़ मेरा होगा। जमींदार बलवंत सिंह अपने आदमियों के साथ जंगल जाता है और उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। ओ जादुई पेड़, अब से तुम मुझे सोने के फल दोगे। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। लालची इंसान, ये पेड़ सिर्फ ईमानदार और दयालु लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। पेड़ अचानक कांपने लगता है और उसमें से भयानक आवाजें आने लगती हैं। जमींदार बलवंत और उसके आदमी डरकर भाग जाते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जमींदार बलवंत जादुई पेड़ को हड़पना चाहता था। वे भोला के पास आते हैं। भोला, क्या यह सच है कि जंगल में एक जादुई पेड़ है? जमींदार बलवंत उसे छीनना चाहता था। हाँ, ये सच है, लेकिन पेड़ ने जमींदार बलवंत को भगा दिया। गांव के पंच इकट्ठा होते हैं और इस मामले पर विचार करते हैं। जमींदार बलवंत का लालच बहुत बढ़ गया है, हमें कुछ करना होगा। भोला ईमानदार लड़का है, पेड़ ने उसे ही यह वरदान दिया है। हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। भोला अकेले पेड़ के पास जाता है। पेड़ बाबा, जमींदार बलवंत बहुत लालची है, वह फिर से आएगा, हमें क्या करना चाहिए? भोला, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में ईमानदारी और दयालुता रहेगी, यह पेड़ तुम्हारी और गांव की रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी लालच के जाल में मत फंसना। कुछ दिन बाद जमींदार बलवंत सिंह फिर से पेड़ के पास आता है, इस बार और ज्यादा आदमियों के साथ।
लेकिन जैसे ही वे पेड़ को छूने की कोशिश करते हैं, एक अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। ये क्या हो रहा है? ये जरूर उस लड़के भोला का जादू है। और दूसरी तरफ गांव वाले भोला के साथ खड़े हो जाते हैं और जमींदार बलवंत का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि यह पेड़ भगवान का वरदान है और इसे किसी लालची इंसान को नहीं लेने देंगे। गांव के कुछ लोग मिलकर जमींदार बलवंत सिंह के यहाँ जाते हैं और उसे साफ साफ बताते हैं। बलवंत जी, आपका लालच बहुत बढ़ गया है, अब बस कीजिए। यह पेड़ हमारे गांव की शान है और भोला इसका हकदार है। गांव वालों की एकता और विरोध को देखकर जमींदार बलवंत सिंह डर जाता है और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा देता है और सभी गांव वाले जमींदार के यहाँ से वापस लौट जाते हैं। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल होता है। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। भोला अपनी माँ के साथ खुशी से रहता है और सोने के फलों का इस्तेमाल गांव की मदद के लिए करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जमींदार बलवंत सिंह अपनी हवेली में आग बबूला है। गांव वाले अब उससे पहले की तरह नहीं डरते। सुरेश, मुझे उस भोला से और उन गांव वालों से बदला लेना है। उन्होंने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उस जादुई पेड़ को तो मैं लेकर ही रहूंगा। मालिक, वो पेड़ तो बड़ा अजीब है। हमने कोशिश की थी पर। चुप। इस बार हम कुछ अलग करेंगे। उस भोला को सबक सिखाना होगा। उसकी वजह से मेरा सारा रौब चला गया है। भोला और उसकी माँ जादुई पेड़ से मिले फल से जीवन जी रहे हैं। भोला ने गांव में एक कुआं भी बनवाया है जिससे पानी की समस्या कम हुई है। गांव वाले भोला का सम्मान करते हैं। भोला भाई, तुम्हारे द्वारा बनवाए गए कुआं के कारण अब हमें दूर नहीं जाना पड़ता। भगवान तुम्हें और दे। अब तो बच्चों के लिए भी गांव में स्कूल खुल गया है। अब बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। तुमने सच में हमारा जीवन आसान कर दिया है। ये सब पेड़ बाबा की कृपा है। हमें मिलकर रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद जमींदार बलवंत सिंह अपने नौकर सुरेश के साथ जंगल में आता है। उन दोनों के पास कुल्हाड़ी और पेड़ को काटने का सामान भी है। इस बार हम पेड़ को जड़ से उखाड़ देंगे। देखता हूँ यह जादुई पेड़ कैसे बचता है। दोनों पेड़ के पास पहुँचते हैं। जैसे ही बलवंत कुल्हाड़ी उठाता है, पेड़ से एक जोरदार आवाज आती है। दुष्ट, तुम्हारे लालच की कोई सीमा नहीं है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। एक तेज रोशनी निकलती है और बलवंत सिंह और सुरेश हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। उनकी कुल्हाड़ी और जंजीरें गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से सुरेश। वे डरकर वापस भाग जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले बलवंत सिंह और सुरेश को घायल और डरा हुआ देखते हैं। उन्हें पूरी घटना का अंदाजा हो जाता है। जमींदार साहब, क्या हुआ? पेड़ बाबा ने फिर से सबक सिखा दिया। लालच का नतीजा बुराई होता है जमींदार जी। तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें देख लूंगा। जमींदार बलवंत सिंह हवेली में बैठा है और बदला लेने की नई योजना बना रहा है। अब मैं सीधे पेड़ को नहीं छू सकता। मुझे कुछ और सोचना होगा। हाँ, अगर मैं भोला को ही गांव से निकाल दूं, तो पेड़ खुद ही फल देना बंद कर देगा। जमींदार बलवंत सिंह पंचों की सभा बुलाता है। वह भरी सभा में भोला पर झूठे आरोप लगाता है। आदरणीय पंचों, ये भोला जादू टोना करता है। उसने गांव वालों को भ्रमित किया है और उस पेड़ से कुछ काला जादू सीख लिया है। उसे गांव से निकाल देना चाहिए। जमींदार जी, ये कैसा आरोप है? भोला तो भला लड़का है। उसने तो कुआं भी बनवाया है। हाँ, हमें तो उस पेड़ से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उस पेड़ के कारण हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। पंचो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो ईमानदारी से जीता हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसे गांव से निकालो। सभी गांव वाले जमींदार की चालाकी को समझ लेते हैं और गांव वाले एकजुट होकर भोला का साथ देते हैं। जमींदार बलवंत सिंह, अब आपकी एक नहीं चलेगी। हम सब भोला के साथ हैं। भोला ने हम लोगों का भला किया है। आप उसे गांव से नहीं निकाल सकते। मुझे तो इसमें भोला की कोई गलती नहीं दिखती। मुझे भी नहीं दिखती। भोला ने तो भलाई का काम किया है। पंच ये सब देखकर समझ जाते हैं
कि जमींदार बलवंत सिंह झूठ बोल रहा है। जमींदार बलवंत सिंह, आपके आरोप बेबुनियाद है। भोला इस गांव का ही बेटा है और उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। जमींदार बलवंत सिंह गुस्से में सभा से चला जाता है। जमींदार बलवंत सिंह का अपमान और बढ़ जाता है। वह अब गांव में अपनी इज्जत पूरी तरह खो चुका है। वह हवेली में अकेला बैठा है, हताश और गुस्से में। मैं हार गया, उस भोला से हार गया, उस पेड़ से हार गया। गांव में अब खुशहाली है। भोला और उसकी माँ अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे हैं। भोला जादुई पेड़ के पास जाता है। पेड़ बाबा, आपने हमारी और इस गांव की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला, यह तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता का फल है। जब तक तुम नेक रास्ते पर चलोगे, मैं और यह प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। याद रखना, लालच कभी जीत नहीं पाता। भोला मुस्कुराता हुआ अपने गांव लौट जाता है, जहां बच्चे खेल रहे हैं और लोग खुशहाल हैं। जमींदार बलवंत सिंह की हवेली दूर से शांत और अकेली दिखती है। उसकी शक्ति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जमींदार बलवंत सिंह अपनी हवेली में अकेला है। उसका गुस्सा अब निराशा और खालीपन में बदल गया है। गांव वाले उससे पूरी तरह कट चुके हैं। उसके नौकर भी उसे छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि अब उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। सब कुछ चला गया, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरे नौकर। मैं क्यों इतना लालची हो गया? मैंने सब कुछ पाने की कोशिश की और सब कुछ खो दिया। भोला, वह सही था। जमींदार बलवंत सिंह उदासी में डूबा हुआ है। उसे अपनी पुरानी क्रूरता और लालच भरी हरकतें याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने गांव वालों को परेशान किया, कैसे भोला को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की। रात में बलवंत सिंह को नींद नहीं आती। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा है। उसे अपने पापों का एहसास हो रहा है। अचानक उसे पेड़ की गरजती हुई आवाज याद आती है। लालची इंसान, यह पेड़ सिर्फ ईमानदार और दयालु लोगों के लिए है। शायद पेड़ सही था। मैंने कभी किसी के भलाई के बारे में नहीं सोचा। उसे भोला की ईमानदारी और दयालुता याद आती है, कैसे उसने गांव वालों की मदद की। वह महसूस करता है कि सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और लोगों के प्यार में है। अगली सुबह जमींदार बलवंत सिंह उठता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, पश्चाताप और बदलाव की चमक। वह अपने पुराने कपड़े पहनता है और हवेली से बाहर निकलता है। वह सीधा जादुई पेड़ की तरफ जाता है। पेड़ बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मेरा लालच इतना बढ़ गया था कि मैं सच्चाई और अच्छाई के बीच का फर्क भूल गया था। मुझे अब अपने की पर बहुत पछतावा है। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे पेड़ के जवाब का इंतजार कर रहा हो। हवा की एक नरम लहर चलती है, जैसे पेड़ उसे क्षमा कर रहा हो। बलवंत सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बलवंत, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने किए का पछतावा है, लेकिन याद रखना कि आगे से ऐसी कोई गलती दोबारा मत करना। बलवंत सिंह गांव में आता है। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। वे पहले तो डरते हैं, लेकिन बलवंत सिंह के चेहरे पर अब कोई अहंकार या क्रोध नहीं है। मैं आप सभी से माफी मांगने आया हूँ। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। मैंने भोला को भी बहुत तंग किया। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि जमींदार बलवंत सिंह ऐसा कह रहा है। जमींदार जी, आप ठीक तो हैं? मैं पहले कभी ठीक नहीं था, अब मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो मैंने बिगाड़ा है उसे सुधारना चाहता हूँ। बलवंत सिंह पंचों की सभा में जाता है। इस बार वह पंचों के सामने सिर झुकाकर खड़ा होता है। आदरणीय पंचों, मैंने आपके सामने बहुत गलतियां की हैं। मैंने भोला पर झूठे आरोप लगाए, गांव वालों को परेशान किया। मैं अपने सभी अपराधों को स्वीकार करता हूं और आप सभी से क्षमा याचना करता हूं।
मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस गांव और गांव वालों की सेवा में लगाना चाहता हूँ। पंच हैरान होते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं। जमींदार जी, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कह रहे हैं। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पंचों, मुझे लगता है कि जमींदार जी सच कह रहे हैं। पेड़ बाबा ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया है। ठीक है जमींदार बलवंत जी, हम आपको एक मौका देते हैं, लेकिन आपको अपनी कथनी और करनी से साबित करना होगा कि आप बदल चुके हैं। आपको गांव वालों के लिए काम करना होगा। जमींदार बलवंत सिंह सच में बदल गया है। वह अपनी बची हुई दौलत का इस्तेमाल गांव के भले के लिए करता है। वह टूटी हुई सड़कें ठीक करवाता है, गांव में एक स्कूल बनाने में मदद करता है, जो भोला की पहल का विस्तार है। वह गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। कौन कहता था कि जमींदार बलवंत सिंह कभी नहीं बदलेगा? देखो, अब गांव कितना सुंदर हो गया है। सब जमींदार जी और भोला की वजह से संभव हो पाया है। कुछ महीने बीत चुके हैं। जमींदार बलवंत सिंह अब गांव के स्कूल के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहा है। भोला उसके बगल में खड़ा है। दोनों मिलकर काम की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। देखो भोला, ये स्कूल कितना अच्छा बन रहा है। काश मैंने ये सब पहले सोचा होता। देर आए दुरुस्त आए जमींदार जी। अब गांव के बच्चे दूर पढ़ने नहीं जाएंगे। ये सब आपकी मदद के बिना संभव नहीं था। नहीं भोला, ये तुम्हारी ईमानदारी और उस जादुई पेड़ का कमाल है, जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरों की मदद करने में इतनी खुशी मिलती है। गांव में स्कूल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। गांव में स्कूल का उद्घाटन समारोह है। पंच, गांव वाले और बच्चे इकट्ठे हुए हैं। बलवंत सिंह और भोला मंच पर खड़े हैं। आज हमारे गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। इस स्कूल के निर्माण में जमींदार बलवंत सिंह ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरे गांव के प्यारे बच्चों, भाइयों, माता एवं बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मेरा लालच मुझे अंधा कर चुका था, लेकिन भोला और इस गांव ने मुझे एक और मौका दिया। इस स्कूल का हर ईंट मेरी पश्चाताप की कहानी कहता है। मैं अब केवल यही चाहता हूं कि ये गांव हमेशा खुशहाल रहे। गांव वाले तालियां बजाते हैं। भोला मुस्कुराता हुआ बलवंत सिंह की तरफ देखता है। बलवंत सिंह अपनी हवेली में बैठा है। हवेली अब पहले की तरह खाली और उदास नहीं लगती। उसकी मेज पर कुछ किताबें और एक बच्चों की ड्राइंग रखी है, जो शायद स्कूल के बच्चों ने उसे दी है। वह मुस्कुरा रहा है। एक गहरी शांति उसके चेहरे पर है। अब मुझे किसी सोने के फल की जरूरत नहीं है। सच्ची दौलत तो यही है, इस गांव के लोगों के प्यार और उनकी खुशियों में। वह उठकर खिड़की के पास जाता है और गांव की तरफ देखता है। रात में भी गांव में कुछ रोशनी है, जो जीवन और खुशहाली का प्रतीक है। उसे अब नींद आती है, एक गहरी और सुकून भरी नींद।